So hello students, welcome to Kaushal Eyes. So welcome back to our daily current affairs series Beyond Headlines. तो मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ फ्रॉम द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, तो ये हर एक जो टॉपिक मैं जो सिलेक्ट करता हूँ, जैसा आप लोग मेरे बहुत दिनों से आप लोग जो अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना पता चल गया होगा कि ये जो टॉपिक्स है आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी में बहुत हेल्प करेगा. तो ये जो टॉपिक मैं ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ कि जो भी आपका जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, पूरा पेपर आपको 3 पेपर ना पढ़ना पड़ेगा. पेपर पढ़ने में अक्सर बच्चे लोग कहते हैं बहुत टाइम लग जाता है, कोई कोई बच्चे लोग का 2 घंटा लग जाता है. तो वही मैं आपके लिए कर पा रहा हूँ कि आपका जो टाइम है जो पेपर पढ़ने का है ना, जो 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है वो कम हो जाएगा अगर आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर अच्छे से देखते हो तो ऐसा मैं हर दिन ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और टॉपिक बहुत ही सिलेक्टिवली चूज करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो करंट अफेयर में. जो रिक्वायर्ड है यूपीएससी और ओपीएससी के लिए वही आप पढ़े हैं. तो आज जैसा 4 टॉपिक मैं लेके आऊँ. जैसे पहला टॉपिक है कार्बन ट्रेड, फिर आपका लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, थर्ड है एडेप्टिव डिफेंस एंड फोर्थ है ओरल मेंशनिंग ऑफ केसेस. तो आइए टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं, और सारे टॉपिक के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा हूँ जो आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर कमेंट करिए. और ये कंप्लीट जो वीडियो का जो है पीपीटी, ठीक है, पीडीएफ आपको ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमारा टेलीग्राम का ओपन ग्रुप है, हमारा ओपन ग्रुप टेलीग्राम है, जहाँ पे ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट लोग रजिस्टर कर रखे हैं. तो आप उस ग्रुप में जाके ज्वाइन करके ये कंप्लीट पीडीएफ आज का या मैंने जो प्रीवियस जितना भी मैंने वीडियो बनाया कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल सकता है उस लिंक से. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो पहला जो टॉपिक है हमारा कार्बन प्रेडिक्टेड. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं. जैसे कल 2-3 दिन से कॉप 29 जिसको हम क्या बोलते हैं फाइनेंस कॉप जो चल रहा है बाकू अजरबैजान में, तो आज जो डील हुआ है उनके बीच में, पहला जो मीटिंग था, ठीक है, उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दिया, क्या कार्बन प्रेडिक्टेड ये फंक्शनल हो जाएगा. ठीक है, कार्बन प्रेडिक्टेड ये फंक्शनल हो जाएगा. होता क्या है कार्बन मार्केट या कार्बन क्रेडिट, तो उसको थोड़ा समझते हैं. कार्बन मार्केट या कार्बन क्रेडिट है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई एक डेवलप्ड नेशन लेते हैं, डेवलप्ड नेशन, ठीक है, यूएसए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और यहां पे मैं देता हूं डेवलपिंग नेशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है, इंडिया में. तो जैसे कार्बन मार्केट है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, यूएस में से बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगे, है ना. इंडस्ट्रीज लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे, उसमें गैस रिलीज होता है, दैट इज ग्रीन हाउस गैस CO2. तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो कॉप 29 जो चल रहा है हमारा बाकू अजरबैजान में, ठीक है, तो जो जहाँ पे बड़े बड़े जो है डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन लोग मीट करके डिस्कस करते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो उन्होंने जो टारगेट रखा था, पेरिस एग्रीमेंट का बच्चों टारगेट क्या था, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने ना दे. इसमें जो हर साल देख लो आप टेम्परेचर राइज हो रहा है वर्ल्ड का, तो पेरिस एग्रीमेंट में ये टारगेट लेके चला गया था. तो जैसे क्या होता है, और एक बात जो बोलते हैं डेवलपिंग नेशन का एक जो मतलब सालों से ये चला आ रहा है प्रॉब्लम, क्या कि डेवलप नेशन में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं. पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डेवलप नेशन का होता है, बट उसका बर्डन कौन फेस करता है, उसका बर्डन डेवलपिंग नेशन फेस करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया. तो जो कॉप 29 में आज जो फाइनल क्या होता है, कार्बन मार्केट जो कार्बन क्रेडिट है वो मैकेनिज्म फाइनल करेंगे ये लोग. तो होगा क्या कार्बन क्रेडिट, जैसे देखो क्या होता है, अगर यूएसए में कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कोल या फॉसिल फ्यूल यूज करके कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स बना रहा है, उसमें 2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है. ठीक है, तो अब क्या करेगा, अगर इसको 2 टन या एक्स्ट्रा, इसको क्या चाहिए और 1 टन, मतलब और प्रोडक्शन इसको बढ़ाना है. ठीक है, तो और प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होगा. तो जो भी है डेवलप्ड नेशन क्या करेगा कि कुछ पैसा, ठीक है, कुछ पैसा डेवलपिंग कंट्रीज में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में लगाएगा. ठीक है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में लगाएगा. जैसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आएगा, सोलर पावर प्लांट बना सकता है इंडिया में, इंडिया में विंड मिल एस्टैब्लिश कर सकता
ठीक है, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज कर सकता है। तो जो भी है इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब एक्टिविटी को हम बोलते हैं मिटिगेशन, ठीक है, मिटिगेशन एक्टिविटी बोलते हैं, मिटिगेशन एक्टिविटी, है ना। तो कुछ भी जो यहाँ से जो पैसा देगा तो उसको डेवलपिंग नेशन को, फॉर एग्जांपल इंडिया, वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो डेवलपिंग नेशन में ये सब प्रोजेक्ट्स में, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे सोलर पावर प्लांट बनाएगा जिससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, विंडमिल एस्टैब्लिश करेंगे, विंडमिल एस्टैब्लिश करने में बहुत पैसा लगता है, तो वो पैसा दे देगा इंडिया को, वो एस्टैब्लिश करेंगे, एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, इंडिया में, इंडिया अगर ये सब प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं होता तो इंडिया भी किस में डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल में, तो इंडिया भी अगर ये सब प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो इंडिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। बट इसमें यही जानने की जरूरत है, अगर यूएसए डेवलप नेशन अगर पैसा फंड करता है डेवलपिंग नेशन को फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो ये इससे फायदा क्या होगा डेवलपिंग नेशन को, उनका प्रोडक्शन जो होगा, बट उसको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये सब जो प्रोजेक्ट से क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन में कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके डेवलप नेशन लोग क्या एग्री किए, ठीक है, अगर इस टाइप से अगर करते हैं कि हम अपना एक्टिविटी प्रोडक्शन जारी रखेंगे, बट वी विल बी फंडिंग डेवलपिंग नेशन इन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, सो दैट द डेवलपिंग नेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है, एमिट करने वाला है एनवायरनमेंट को, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट अगर एस्टैब्लिश हो जाएगा तो इंडिया विल यूज दिस प्रोजेक्ट्स फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग फॉर एनी सर्विसेज। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज डेवलपिंग नेशन में कम होगा, और जितना वो क्रेडिट देगा, फॉर एग्जांपल वो दिया आपको सबको 100 करोड़ दे दिया, यहाँ पे जो क्रेडिट काउंट होगा, अगर 100 करोड़ दिया इंडिया को, यहाँ पे कुछ क्रेडिट काउंट होगा, मान लो जो आप हो गया आपका 2 क्रेडिट, जहाँ पे देखो बच्चों क्या है, और एक बात याद रखना है, यहाँ पे 1 क्रेडिट इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यूएसए ने इतना फंड कर दिया और क्रेडिट कितना मिला यूएसए को, 2 क्रेडिट, मतलब अब यूएसए 2 टन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर सकता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है आपका कार्बन ट्रेड या कार्बन मार्केट। जैसे अगर यूएसए फंड किया इंडिया को 100 करोड़, ठीक है, जिससे फंड करने से क्या मिला उसको, 2 क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 2 क्रेडिट 2 सीआर, और मैंने जैसे कहा था 1 क्रेडिट का वैल्यू कितना होगा, 1 टन ऑफ CO2। तो नाउ यूएसए कैन इजीली एमिट, ठीक है, और उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया इंडिया में इन्वेस्ट करके, अब आराम से 2 क्रेडिट मिल गया तो 2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकता है अपने कंट्री में, ठीक है, या एनवायरनमेंट में, मतलब प्रोडक्शन फ्लो बढ़ा सकता है, ठीक है। रिलीज कर लिया, आपका रिलीज होगा 2 टन एक्स्ट्रा, जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो जब ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कार्बन मार्केट या कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। और कार्बन ट्रेडिंग भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1 क्रेडिट इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही फाइनलाइज हो गया हमारा कॉप मीटिंग में, कॉप 29 में, कि कार्बन क्रेडिट ट्रेड आप कर सकते हैं बिटवीन डेवलपिंग नेशन या डेवलप नेशन, जहां पे डेवलप नेशन लोग रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करेंगे डेवलपिंग नेशन में, और कार्बन क्रेडिट अर्न करेंगे, उस कार्बन क्रेडिट जो अर्न किए उससे वो एमिट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे था वाई यूज कॉप क्लियर्स कार्बन क्रेडिट ट्रेड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ये पूरा डिटेल में मैंने लिख रखा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, बट जैसा मैंने समझाया बस उतना ही आप समझो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के बारे में, कार्बन क्रेडिट दे रिप्रेजेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कार्बन क्रेडिट पे, दे रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन ग्रीनहाउस गैस एमिशन दैट कैन बी ट्रेडेड, 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिड्यूस, ठीक है, देखो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्रेडिट मतलब ये, तो कंट्रीज क्या करेंगे, नए डेवलपिंग नेशन में इन्वेस्ट करेंगे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, उससे क्रेडिट गेन करेंगे, कार्बन क्रेडिट गेन करेंगे, और अपने कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे वो CO2 जो रिलीज होता है उसको फिर उसको कॉम्पेंसेशन देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। फिर आते हैं, एक सिंपल सा टॉपिक है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। आज ही के दिन इंडिया ने अपना फर्स्ट मेडल लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल टेस्टिंग कर लिया, ठीक है। तो ये बस आप याद रखोगे, DRDO कैरीज आउट मेडल टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, कहाँ पे, तो चांदीपुर, बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, चांदीपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है, चांदीपुर कोस्ट है हमारा उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है चांदीपुर। तो यहाँ पर जितना भी मिसाइल टेस्टिंग होता है ना, रॉकेट लॉन्चिंग या मिसाइल टेस्टिंग यहाँ पे होता है, तो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है आपका
उड़ीसा में, ठीक है, चांदीपुर। यहाँ पे बहुत सारा मिसाइल या रॉकेट टेस्ट हुआ है। तो जहाँ ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है ना, ये भी यहीं पर टेस्ट हुआ है, ठीक है। जब भी आपको देखो क्रूज रहता है ना, तो आप याद रखो उसका रेंज 1000 किलोमीटर से ऊपर ही रहेगा। कि क्रूज मिसाइल है उसका रेंज कितना होगा, 1000 किलोमीटर से ऊपर है। और क्या फीचर है इसका, दीज आर सिमिलर टू यूएस, जिससे कंपेयर कर लिया गया इसको। वंस इंडक्टेड द एलआर जो भी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल इज सिमिलर टू यूएस टोमाहाक क्रूज मिसाइल विल गिव इंडियन आर्म फोर्सेस अ लॉन्ग रेंज टाइम। कुल मिला के ये बात है कि अब इंडिया खुद का अपना इंडिजिनस लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट कर रखा है, जिसका रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। अभी जब ये अगर इंडक्ट हो जाता है इंडियन आर्मी में, तो एट पार यूएस का एक मिसाइल है लॉन्ग रेंज टोमाहाक, उसके बराबरी में इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर में हमारा यही प्रायोरिटी है इंडिया का कि जितना भी मिसाइल्स है, जितना भी टैंक है, उसको इंडिजिनस कर ले, ठीक है, इंडिजिनाइज कर ले। मतलब जो भी पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल होती है हम रशिया से लाते हैं, है ना, यूएस से हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर लाते हैं। तो अब धीरे धीरे हम इंडिजिनस क्या बोलते हैं उसको, इंडिनाइजेशन, ठीक है, मतलब खुद का, ठीक है। तो खुद का ही प्रोडक्ट, खुद का ही मटेरियल और खुद का ही टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपना घर में इंडिया में कोई भी ये सब मिसाइल हो या टैंक हो, ये सब हम प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना हो। एटलीस्ट आर्मी, एटलीस्ट डिफेंस सेक्टर में हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ रिलायबल हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है, ब्लास्टिक मिसाइल, नॉन ब्लास्टिक मिसाइल पे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है, दीज आर मिसाइल क्या जो ब्लास्टिक होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल होता है, रेंज पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल लिखा तो उसका रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो आज डिफेंस में ज्यादा न्यूज था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए एडेप्टिव डिफेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपका आ सकता है, इसको ध्यान से सुनो। मेंस में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एडेप्टिव डिफेंस। तो देखो बच्चों क्या होता है, कन्वेंशनल वॉर, पुराने जमाने में वॉर कैसा होता था, आर्मी टू आर्मी जो वॉर होता था, ठीक है, AK-47 होगा, टैंक होगा, मिसाइल होगा, ठीक है। कन्वेंशनल वॉर ये था, कन्वेंशनल जो पुराना जो होता था, ठीक है, जैसे कारगिल में जैसे लड़ा गया था, मैन टू मैन फाइट होता था या आर्म्स टू आर्म फाइट होता था। बट आजकल का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। अब क्या नया नया वेपन्स डेवलप हो गया, क्या एक नया वेपन है साइबर वॉरफेयर, ठीक है, एक नया वेपन है साइबर वॉरफेयर। एआई से भी आजकल अटैक हो जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, ठीक है। और एक नया वेपन क्या है, डुअल यूज ऑफ गुड्स और डुअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मेनली जो है आजकल जो वॉर करने का तरीका भी चेंज हो गया है। पहले वॉर जीतना इजी था, पहले वॉर क्या था, आर्मी लोग के बीच में होता था, आर्मी लोग के बीच में होता था, तो दुश्मन पहचान में आ जाता था कि ये दुश्मन इसको मारना है। बट आजकल का वॉर में पता ही लगा पाओगे कौन दुश्मन है, क्योंकि ये जो आ गया आपका साइबर वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या हैक कर रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक हो रहा है ना। फिर आपका डीप फेक है, डीप फेक जो न्यूज आता है, तो आजकल पता नहीं चल रहा है कि वॉर कौन कर रहा है। तो जो क्रिमिनल को, जो टेररिस्ट उसको ट्रैक करना मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ दिस इनोवेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। फिर और एक है डुअल यूज ऑफ गुड्स, जैसे ये क्या मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिख रखा था, डुअल यूज ऑफ गुड्स। जैसे क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या देते हैं, यूरेनियम, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में है, वो क्यों है, सिविलियन यूज के लिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इंडिया। बट यूरेनियम जो चाहिए होता है, वो क्या करते हैं, मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ये बोल के कि हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे। बट नहीं, उससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो यूरेनियम से लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट रखते हैं सिविलियन यूज के लिए और कुछ पार्ट लोग कर देते हैं मिलिट्री यूज के लिए, ठीक है। क्योंकि यूरेनियम जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना न्यूक्लियर वेपन बन ही नहीं पाएगा। तो ये जो है यूरेनियम जो किस में आता है, डुअल यूज गुड में आता है। तो लोग मंगवाते हैं, सिविलियन यूज करेंगे, सिविलियन पर्पस के लिए फॉर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बट यूज करते हैं किसके लिए, मिलिट्री, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए वहां पे यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही नया नया टेक्नोलॉजी या नया नया जो इनोवेशन जो हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, आजकल चैलेंजिंग हो जा रहा है वॉर फाइट करने में। एटलीस्ट जो हमारा दुश्मन है, एनिमी आइडेंटिफाई करने में पहले बार बहुत मुश्किल हो रहा है, हम पता नहीं लगा पा रहा है हमारा एनिमी कौन है। तो यही दिक्कत आ रही है
तो राजनाथ सिंह ने एडेप्टिव डिफेंस पे बोल रखा है आज, ठीक है। इसको देखो क्या बोलेंगे एडेप्टिव डेफिनेशन, एडेप्टिव डिफेंस। इसका डेफिनेशन आप डायरेक्टली मेंस में कोट कर सकते हो। Minister does the anti-defense and the strategic approach whereas nation's military and defense mechanism continuously evolve to counter emerging threats effectively। ठीक है, तो हम भी जिस तरह से वॉर सिनेरियो चेंज हो रहा है उस तरीके से हमारा जो डिफेंस है वो भी इवॉल्व हम करेंगे विद न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से हम उसको अपने डिफेंस में इंकॉर्पोरेट करेंगे ताकि जो साइबर वॉरफेयर अटैक है, जो एआई है, जो डीप फेक वाला जो चीज हम थ्रेटन जो हमें करना है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी पे, उसको हम मतलब काउंटर करना है। तो एडेप्टिव डिफेंस बहुत जरूरी आजकल के सिनेरियो में हो गया है, ठीक है, जहाँ हमें सिर्फ अब वॉर मतलब मैन टू मैन वॉर या फिर आर्म्स फाइट, टैंक टू टैंक फाइट पे नहीं डिपेंडेंट रहना है, बल्कि और टेक्नोलॉजी और एआई, साइबर वॉरफेयर, ये सबको भी काउंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एडेप्टिव डिफेंस बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो आगे बढ़ते हैं जो आज के लास्ट टॉपिक है बच्चों, देखो ओरल मेंशनिंग केसेस। तो जैसा ये इसने न्यूज़ में जैसे जो हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर जस्टिस संजीव भाई चंद्रचूड़, उन्होंने छोड़ दिए, मतलब रिटायर हो गए। उनके बाद कौन आया है? जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उन्होंने आते ही पहला एक ये दे रखा है प्रोसेस, जो मैकेनिज्म जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है आपका जुडिशरी में, उसको चेंज कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट था ओरल मेंशनिंग ऑफ केसेस। क्या होता था बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, सपोज कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हो गए, एविक्शन का हो गया केसेस, ठीक है, या मर्डर का हो गया, या फिर बहुत ही जैसे रेप केस, बहुत ही क्या होता है वो क्रिटिकल रेप केस हो गया, या फिर कुछ नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात आता है, तो लॉयर लोग क्या करते हैं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पे ओरली मेंशन करते हैं कि इसका जो है केसेस, ये जो चल रहा है, इसको अर्जेंटली हियर किया जाए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। जो नए चीफ जस्टिस है हमारे संजीव खन्ना, वो बोले कि नहीं, अब बैक टू अब पेपर वर्क में जाएंगे, आपको पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो पहले क्या होता था, लॉयर को अर्जेंट केसेस के लिए डायरेक्ट ओरल जाके बोल देते थे कि इसका सुनवाई पहले करा जाए, बट वो सिस्टम अब नहीं होगा। पूरा प्रॉपर जो पेपर जो होता था वो आपको एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है उनका, वो उनको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, सीजे एडजस्ट लॉयर टू डेजिस्ट फ्रॉम ओरल मेंशनिंग केसेस फॉर अर्ली हियरिंग। तो जैसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का होता था, तो वही जो लॉयर जाके तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के तुरंत बोले बिना पेपर वर्क के, खाली बोल के ही अर्जेंट हियरिंग करा देते थे। तो सीजीआई के पास देखो, सीजीआई क्या बोलते हैं, ये ऐसा होता था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उसके पास एक पावर है। क्या पावर है? ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। किसको क्या केस देना है, कौन सा बेंच कौन सा हियर करेगा, कौन सा केस कब उठाना है, किस डेट में सुनवाई करना है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करता था। तो ओरल मेंशनिंग क्या होता था, लॉयर लोग जाके बस बोल के ओरली जाके सीजीआई के पास रिक्वेस्ट करते थे, सर ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको आप हियर करें। तो ये पहले होगा, अब नहीं होगा। आप प्रॉपर फॉर्मेट पेपर वर्क के थ्रू जाएंगे, ठीक है। आप खाली लॉयर लोग जाके बोल देंगे सीजीआई को, सीजीआई नहीं सुनेगा आपका बात। अब आपको थ्रू पेपर जाना पड़ेगा। यही प्रोसेस है जो मैंने यहाँ लिख रखा। देखो, ओरल मेंशनिंग क्या है, कन्वेंशन बाय लॉयर्स शॉर्ट सर्किट द लॉन्ग वाइंडिंग फिलिंग प्रोसीजर मेक ए डायरेक्ट अपील टू द सीजीआई हु इज द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मास्टर रोस्टर फॉर अर्ली हियरिंग, ठीक है। यही पे डायरेक्ट वो सीजीआई के पास जाके, ठीक है, अपील कर सकता था, बट अब से नहीं होगा। अब से प्रॉपर उनको फॉर्मेट दिया जाएगा, उससे केस हियर करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो ओरल मेंशनिंग से प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, जो पेंड केसेस का जो बैकलॉग बढ़ते जा रहा था। सारे केस लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी लॉयर के लिए थोड़ी कोई केस कम इंपॉर्टेंट होगा, सबके लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सीजीआई डिसाइड नहीं कर पाता था कि मैं किसको पहले सुनूं। उससे क्या होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस है वो सुनवाई नहीं होगा, उसमें हियरिंग रुक जा रहा है, पेंडिंग हो जा रहा है, बैकलॉग हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी वही डिसाइड कर रहे हैं कि ओरल मेंशनिंग का हम एंटरटेन नहीं करेंगे। आप पहले पीआई का पिटीशन फाइल करिए बाय रिटन, हम देखेंगे। अगर हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट केस है, आज इसको सुनवाई करना है तो करेंगे, नहीं तो इसको भी एक अलग डेट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आ गया हमारे नए सीजीआई आने से। तो ये मैंने क्वेश्चन दे रहेगा, सॉल्व करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, अगर शेयर करिए तो दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जितना हो सके इसको स्प्रेड करिए। कल मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।